केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धति को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार तथा ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से 1,70,00,000 किसानों को लाभ होगा। 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनियों पर लागू वर्तमान निवेश दिशा निर्देशों से एनएलसी इंडिया लिमिटेड NLCIL को विशेष छूट को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने एनटीपीसी के केस में देखा एक फोकस्ड सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एनटीपीसी के अधिकारों में वृद्धि करते हुए उसे वर्तमान दिशा निर्देशों से छूट देने को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि अब एनटीपीसी अपनी सहयोगी इकाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निवेश कर सकेगी। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी में एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है, अभी इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने हरित ऊर्जा क्षमता में 50% का लक्ष्य पार कर लिया है और भारत COP26 के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की राह पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना का प्रस्ताव पारित किया है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सराहना करता है जिनके अथक प्रयासों से ये उपलब्धि संभव हो पाई है। आज मंत्रिमंडल कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ देश की एक महान उपलब्धि से जुड़ी देश की भावना को अभिव्यक्त कर रही है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। आज मंत्रिमंडल देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस सफल मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ये गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सहित भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान की महत्वाकांक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कृषि क्षेत्र में पिछड़े जिलों में फसल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 81 लाख टन हो गया है। आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में फलों सब्जियों का वार्षिक उत्पादन बढ़कर 75 लाख टन और दूध का उत्पादन बढ़कर 102 लाख टन हो गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कृषि क्रांति पिछले 11 सालों में हुई है और हमारा उत्पादन खाद्यान्न के 40% से ज्यादा बढ़ा है। न केवल खाद्यान्न का, फलों का, सब्जियों का, दूध का उत्पादन ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आह्वान करेगी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को जम्मू कश्मीर में तैनाती के लिए 20,000 से ज्यादा जवानों को शामिल करते हुए 20 नई बटालियन बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। शुरुआत में सीआरपीएफ ने 35 बटालियनों के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्रालय ने तत्काल उपाय के तौर पर 20 बटालियनों की मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन किया। श्री प्रधान ने कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत घरेलू स्तर पर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन रोड मैप 2030 में प्रस्तावित भारत ब्रिटेन के बीच सहयोग से शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के पूर्णिया में एक परिवार के 5 सदस्यों को जादू टोना करने के संदेह में जिंदा जलाकर मार दिए जाने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एक रिपोर्ट। पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रानी पतरा टेट गांवा इलाके में 6 जुलाई की रात को हुई घटना को समाज सेवियों ने मानवाधिकार की त्रासदी बताया है। पुलिस ने बताया कि गांव के ही 50 से अधिक लोगों ने डायन के संदेह में घटना को अंजाम दिया और शवों को जला दिया। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि ग्रामीण और पिछड़ा इलाकों में अंधविश्वास की जड़ें कितनी मजबूत हैं। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित परिवार के जीवित बचे एकमात्र सदस्य 16 वर्षीय किशोर को सुरक्षा उपलब्ध कराने और उसकी काउंसलिंग करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत बिहार में अब तक 88% से अधिक यानी 6,99,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं। आयोग ने कहा कि 1.59% मतदाता मृत पाए गए, 2.2% मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए और 4.53% मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। भाजपा ने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या प्रवासियों से मुक्त मतदाता सूची की अपनी मांग तेज कर दी है। पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक विरोध मार्च का नेतृत्व किया। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर मतदाता सूचियों में रोहिंग्याओं के नाम शामिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज साइबर धोखाधड़ी गिरोहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अवैध खाता नेटवर्क के संबंध में 7 राज्यों में छापेमारी की। साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट घोटालों से निपटने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 के अंतर्गत दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में छापेमारी की गई। इस अभियान में 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इजरायल के रक्षा बलों ने दमिश्क में सीरियाई सैन्य मुख्यालय पर हमले किए हैं। ड्रूज नागरिकों को खतरे का हवाला दिया। पिछले 24 घंटों में इजरायली विमानों ने दक्षिणी सीरिया में स्वेदा की ओर पड़ रहे टैंकों, रॉकेट लॉन्चरों और सशस्त्र वाहनों को भी निशाना बनाया। इन हमलों में से 1 नागरिक की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। ये हमले ड्रूज लड़ाकों और सीरियाई अंतरिम सरकारी बलों के बीच हिंसक झड़पों के बाद हुए हैं। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया ने क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अपने देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वो कोलंबो में चल रही एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक में बोल रही थीं। बैठक का उद्देश्य श्रीलंका और ISA के बीच देश साझेदारी ढांचों पर हस्ताक्षर था। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ऊर्जा मंत्री कुमार जयकोडी और ISA के महानिदेशक आशीष खन्ना ने समझौते का आदान प्रदान किया। भारत ने अपने नागरिकों से ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। ईरान में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच ये परामर्श जारी किया गया है। ईरान में भारतीय दूतावास ने लोगों को ईरान यात्रा से पहले स्थिति पर नजर रखने और भारतीय प्राधिकरणों से जारी परामर्श पर ध्यान देने को कहा है।
कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जापान के टोक्यो में प्रमुख जापानी कंपनियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की और इंडिया ट्रेड फेयर का शुभारंभ किया। ये मेला भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए जापानी खरीदारों से जुड़े के सबसे बड़े मंचों में से एक है और इससे द्विपक्षीय कपड़ा व्यापार और मजबूत होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक केरल, माहे, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश, पंजाब और पुडुचेरी में अलग अलग स्थानों पर बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। शुक्रवार तक पूर्वी और मध्य भारत में तेज बारिश होने के आसार हैं। झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं कोडरमा जिले में आज बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। कोयल, औरंगा और अमानत नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। लातेहार जिले में भूस्खलन और सड़क क्षति के कारण छत्तीसगढ़ समेत कई स्थानों के पर्यटक भी फंस गए हैं। पलामू जिले में 12वीं कक्षा तक के स्कूल कल के लिए बंद कर दिए गए हैं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 63 अंक बढ़त के साथ 82,634 पर बंद हुआ। निफ्टी 16 अंक बढ़कर 25,212 दर्ज हुआ। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने पहले एक दिवसीय मैच में भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 258 रन बनाए। सोफिया डंकले ने सर्वाधिक 83 रन बनाए। स्नेह राणा और क्रांति गौड़ ने 2-2 विकेट लिए। जॉर्जिया में फिडे महिला शतरंज विश्व कप के चौथे दौर में आर वैशाली, हारिका द्रोणावल्ली और कोनेरो हम्पी के मैच जारी हैं। दिव्या देशमुख अब से कुछ देर में चुनौती पेश करेंगी। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के पुरुष डबल्स जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और महिला सिंगल्स में अनुपमा उपाध्याय ने दूसरे दौर में जगह बनाई। पीवी सिंधु पहले ही दौर में हारकर मुकाबले से बाहर हो गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में एक जिला एक उत्पाद योजना स्थानीय से वैश्विक होते उत्पादों की सफलता के सफर पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के पहले 2 सप्ताह में 1,40,000 जनधन खाते खोले गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कई प्रमुख योजनाओं की पहुंच बनाने के लिए इस महीने की पहली तारीख से 3 महीने का यह अभियान शुरू किया था।